नमस्कार, जय हिंद। आज हम टेंस को सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ों को समझा था, तो चलिए फिर से एक बार हम उसे रिकॉल करते हुए इसको और फर्दर प्रोसीड आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पर। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस का मतलब होता है समय, ठीक है। हिंदी में जैसा आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है काल, तो काल का बस ये मतलब हुआ समय। मतलब टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी काम कब हो रहा है और कितना हुआ है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, लेकिन एक बार हम क्विक रिवाइज ले लेते हैं। देखिए, टेंस क्या होता है। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ समय का क्या संबंध है, ये बताता है हमें टेंस, ठीक है। क्रिया का समय के साथ क्या संबंध है, काम किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना हो रहा है और कब हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी हमें देता है टेंस। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस सीखना पड़ेगा, और आप इसे एक बार अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान होने वाला है। और मैं आपसे फिर प्रॉमिस करता हूँ कि ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बशर्ते अगर आप इसे पूरा देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस जो होता है, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि टेंस 3 तरह के होते हैं, ठीक है। टेंस 3 तरह के होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्विक रिवाइज के फॉर्म में। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ओके, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस, और एक को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। एक को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ओके। अब प्रेजेंट का क्या मतलब हुआ, हिंदी में भी लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख दूंगा वर्तमान काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड भूतकाल, ओके, भूतकाल। और फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं भविष्यत काल, ओके, भविष्यत काल। तो ये है इन सभी का हिंदी मीनिंग, इन सभी का हिंदी अनुवाद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि अब इन सभी के 4 और पार्ट हैं। सबसे पहले आप देखिए कि टेंस को हमने 3 पार्ट में बांटा। एक कहलाया प्रेजेंट टेंस, दूसरा कहलाया पास्ट टेंस और तीसरा कहलाया फ्यूचर टेंस। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मेजर इन सब में क्या सिमिलैरिटी है, मैं आपको भी बताता हूँ लिखकर। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी 4 तरह का होता है, ओके। प्रेजेंट टेंस भी जो होता है वो 4 तरह का होता है। एक कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार अगर आप काफ़ी ध्यान से समझ जाते हैं तो सारा ये सब दोनों समझ में आ जाएगा, तो आप काफ़ी पेशेंस के साथ देखें। एक कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। और उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले लिखा टेंस 3 पार्ट में मैंने क्लासिफाई किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ अभी इसमें क्या देखा हमने कि प्रेजेंट भी 4 तरह के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, इसके लिए एक और नाम हम लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो जो ये वाला टेंस है सिंपल प्रेजेंट, इसका एक और नेम है, इसका एक और नेम कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का 2 नाम है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट के लिए भी 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप एक को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आपको दोनों समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इन दोनों का भी ये जो आप देख पा रहे हो टाइप्स, इसके लिए भी सेम टाइप्स होता है, इसके लिए भी यही वाला सेम टाइप्स होता है,
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान ये रखेंगे, मैंने अगर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, तो पास्ट के लिए जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट है यहाँ पे तो हम लिखेंगे इसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट में जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर है, और जब हम पास्ट के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक मेजर सिमिलैरिटी है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट के लिए था, सिंपल पास्ट पास्ट के लिए बनेगा, और जहां जहां इसमें आप प्रेजेंट देख रहे हो उसे आप मिटा करके पास्ट डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब और देखिए, जब हम फ्यूचर टेंस में आएंगे यही वाला टाइप्स को आप यहां भी लिखेंगे, लेकिन बस यहां ध्यान रखना है जहां जहां प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है वहां पे आप कर देंगे फ्यूचर टेंस। तो एक बार मैं पढ़ता हूं, इसके लिए पहला टाइप्स क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड। अब एक चीज आप ऐसे समझिए कि टेंस जो है ना, टेंस जो है वो टोटल आप समझिए हमारे पास 12 पढ़ना है, 12 तरह का टेंस आपको पढ़ना है। आप ये मत समझिए कि हमें सिर्फ 3 तरह का पढ़ना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 तरह का टेंस पढ़ना है, बात खत्म। आप ऐसा मत देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि देखिए प्रेजेंट के लिए तो हमें 4 पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट के लिए 4 पढ़ना है, पास्ट के लिए भी हमें 4 पढ़ना है और फ्यूचर के लिए भी 4 पढ़ना है। तो वी कैन से दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। ओके, हमें क्या देखना है, 4 4 8 और 4 12 तरह के टेंसेस को कवर करना है, और इस सेपरेट वीडियो में हम इन सभी तरह के टेंसेस को कवर करने वाले हैं। पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन 12 तरह के टेंसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को समझेंगे, और फिर हम पास्ट टेंस के सारे टाइप्स को समझेंगे, और फिर फ्यूचर के सारे टाइप्स को समझेंगे। दोस्तों चलिए अब समझते हैं। तो अब पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस कराऊंगा, और फिर इसके बाद हम एक एक करके सभी को समझेंगे। तो चलिए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है और इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप ये समझिए, आप कभी भी अगर टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस पहचानने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। टेंस को आप ये मत पहचानिए, ऐसे ना पढ़ें जैसा कि हमें स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ाया जाता है कि ता है, ती है, ते है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम ऐसे पहचान लेंगे। ये जो अप्रोच है वो गलत है। आपका जो अप्रोच होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेट। आपका अप्रोच वो सही होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से और फील के साथ पढ़ पाओगे। तो पहले आप ये समझिए कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कहाँ होता है, रूल क्या है, हम वो बाद में देख लेंगे कि रूल क्या होता है इसके लिए। लेकिन आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि इसका यूज आखिर होता कहाँ है हमारे दैनिक जीवन में। इस बात को आप समझिए। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम कोई भी रेगुलर काम को बताने का हमें ज़रूरत होता है। मैं लिखते भी जाता हूँ कि कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो बेहतर होगा, और आप अच्छे तरीके से जब किसी से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि सिंपल प्रेजेंट यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहला चीज़ क्या होता है, कोई भी रेगुलर जो हमारा एक्शन होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप ये समझिए टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शंस। ओके, टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शन, कोई भी काम जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिया जो नित्य दिन होता है, जो प्रतिदिन होता है, उसको जब हम किसी के साथ बोलना चाहें ना तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। उस सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे कहता हूँ, कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अब ये जो काम है वो क्या है, आप बताइए क्या है, ये रेगुलर होने वाला एक्शन है, रेगुलर होने वाला काम है। तो ऐसा सिचुएशन को जब हमें बताना पड़ता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं रोज पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं रोज पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, ये जो पढ़ने का काम है वो क्या है, वो रेगुलर बेसिस पे होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस बात को बताने के लिए हमें जो टेंस यूज़ करना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है।
और समझिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि राम डेली क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने का काम राम कर रहा है और रेगुलर होता है, वो रेगुलर होता है। तो रेगुलर जो काम होता है उसको हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है एक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हैबिट समझते हो ना? हैबिट मीन्स आदत होता है। तो वैसा चीज जो आपका आदत हो, वैसी बातें जो आपका आदत हो या किसी का आदत हो, अगर वो इस आदत को किसी को बताना चाहे, किसी को एक्सप्रेस करना चाहे, अभिव्यक्ति करना चाहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि राहुल रोज सुबह दौड़ता है, ठीक है? राहुल रोज सुबह दौड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो वाक्य है वो राहुल का आदत को बता रहा है, ठीक है? ये जो वाक्य है वो राहुल की आदत को बता रहा है कि राहुल रोज सुबह दौड़ता है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे, अब ये कैसे बना रहा हूं मैं, इसे आप अभी मत समझिए, जब रूल बताऊंगा तो सब सेट हो जाएगा दिमाग में। तो अभी इसको आप 1 मिनट के लिए बस एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ठीक है? तो मैं लिख लेता हूं, राहुल रन्स एवरी डे। ओके, राहुल रन्स एवरी डे। ये क्या है? राहुल का आदत है। अब जैसे मैं कहता हूं आपसे कि मैं रोज एक वीडियो बनाता हूं, ये मेरा क्या है? आदत है। मैं रोज एक वीडियो बनाता हूं, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? आई मेक अ वीडियो डेली भी लिख सकता हूं, एवरी डे भी लिख सकता हूं। ये तो आपके डिक्शनरी पर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स है, कैसे कैसे वर्ड्स है, ठीक है? तो ये एवरी डे यूज करूँ, डेली यूज करूँ, इट डजंट मैटर। चलिए और समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज और कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, कोई भी जो साइंटिफिकल फैक्ट होता है ना, कोई भी साइंटिफिकल फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगेन यूज किया जाता है। साइंटिफिकल फैक्ट का क्या मतलब हुआ? साइंटिफिकल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ जो हम इसके लिए वैज्ञानिक यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक। तो साइंटिफिकल फैक्ट मतलब जो वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है? जो वैज्ञानिक तथ्य है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, ये क्या है? एक साइंटिफिकल फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य ये है कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम रखें तो वो उबलने लगता है, ये साइंटिफिकल फैक्ट है। तो वैसा सिचुएशन जब कोई भी साइंटिफिकल फैक्ट को एक्सप्रेस करने का जरूरत होता है हमें, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। कई सारे और सेंटेंस हो सकते हैं, तो अभी मेरे माइंड में जो आया मैंने लिख दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को रखें तो उबलने लगता है। ये एक साइंटिफिकल बात है, तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं। चलिए और देखते हैं। आज पूरा टेंस मैं आपको सिखा कर रहूँगा, बस भागना नहीं वीडियो छोड़कर। चलिए 4th देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बताने के लिए किया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है बताता हूं। यूनिवर्सल ट्रुथ कहें या फिर परमानेंटल ट्रुथ कहें, तो बात दोनों का मीनिंग सेम है। यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब हुआ? वैसी बातें जो सत्य है, ठीक है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मछली जल में तैरती है, क्या ये सच है या झूठ बात है? ये सच बात है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मछली किरासन तेल में तैरती है, ठीक है? तो ये तो गलत होगा। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ कि वैसी बातें, ठीक है, जो सच है। अब और एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि पक्षी मेरे घर में उड़ते हैं। तो जो बातें सच है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे और समझिए, मैं आपसे कहता हूं कि सूरज पूरब दिशा में उगता है।
सूरज पूरब दिशा में उगता है। ये सच बात है, ये परमानेंटल ट्रुथ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस एनी यूनिवर्सल ट्रुथ वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। उसी तरह से द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। उसी तरह से मछली जल में तैरती है, हम लिख सकते हैं, जो सच बात है। बस जो जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ यार, इन चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लो। टेंस जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, जिस तरह से मैं आज आपको बता रहा हूँ। चलिए एक और देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए तो हम इसके लिए लिखेंगे टू एक्सप्रेस एनी जियोग्राफिकल फैक्ट। अब ये जियोग्राफिकल फैक्ट क्या होता है, आप कहेंगे साइंटिफिकल फैक्ट तो समझ में आया, अब जियोग्राफिकल फैक्ट का क्या मतलब हुआ। देखिए जियोग्राफिकल फैक्ट का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी का मतलब भूगोल और जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक। जो भौगोलिक फैक्ट है, जो भौगोलिक, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भौगोलिक तथ्य है उसको भी एक्सप्रेस हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये जो है ये क्या है, जियोग्राफिकल फैक्ट है। ये क्या है, जियोग्राफिकल फैक्ट है। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। तो ऐसी बातें जो जियोग्राफिकल फैक्ट हो, वैसी बातें जो साइंटिफिकल फैक्ट हो, वैसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वैसी बातें जो रेगुलर एक्शन हो, हमारा आदत को हम बताते हैं। मैं उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोज़ दौड़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, ये सब चीज़ें आदत है। ये सब को समझाने के लिए, बताने के लिए किसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनेगा और आपको पहचानने की आवश्यकता नहीं है कि ता है, ती है, ते है, तो आप समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये 2020 चल रहा है, ठीक है, दुनिया एडवांस हो गई है, अब ता ते ती में आप मत अटके रहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या रूल्स है। तो अब अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसे इरेज करके अब रूल्स पे बात करूंगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसके लिए क्या रूल्स है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक पार्ट मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, तो उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों को आपको बताया था, जैसे कि सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। तो अभी समझिए कि सेंटेंस जो होता है वो कई तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कई सारे टाइप्स है, जैसे एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, तो इन सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सभी तरह के सेंटेंस बनेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी सभी तरह के सेंटेंस बनेंगे। फिर जैसे जैसे हम जो भी टेंस पढ़ें, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए देख लेते हैं रूल्स क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और हिंदी में इसके लिए हम लिख सकते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके लिए क्या रूल है देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले रूल। देखिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट के साथ, इस बात को आप याद रखेंगे। तो सभी में पहले हमको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब, और वर्ब के साथ हम इसमें यूज़ करते हैं एस या फिर ES,
ठीक है, वर्ब के साथ इसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा हमारा ये रूल हम कह सकते हैं इसके लिए। ये हमारा एक प्यारा सा रूल है, ठीक है। क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है, सब्जेक्ट का मतलब वो हुआ कोई भी वाक्य में जो काम को करने वाला है, ठीक है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो करता है, तो वो सब्जेक्ट है। वर्ब का मतलब आप जानते हैं, क्रिया, मतलब वैसा शब्द जो किसी काम को बोधित करता है वो कहलाता है वर्ब, जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं कर्म, ठीक है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो वो कहलाता है कर्म। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ब में कब हम एस या ईएस लगाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान समझिए कि कब हम वर्ब में एस या फिर ईएस लगाते हैं। देखिए, जो आप देख रहे हो सब्जेक्ट, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये सब्जेक्ट भी 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब आप जानते होंगे शायद, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, दे, ये सब आता है सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और कोई भी नेमिंग वर्ड, जैसे कोई भी नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, कोई किसी चीज़ का नाम, ये थर्ड पर्सन कहलाता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो या तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या सेकंड पर्सन हो सकता है, या थर्ड पर्सन हो सकता है। तो अब समझिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारा ये सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का हम यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सेकंड या फर्स्ट पर्सन रहे तो हमको वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन बाय चांस अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब में चेंजेस होगा, एस या ईएस का यूज हम कर लेते हैं। अब ये एस और ईएस का यूज कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये था हमारा रूल। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ अब इसे समझिए। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मोहन गाना गाता है। मोहन गाना गाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है मोहन है। सब्जेक्ट कौन है? मोहन है। मोहन गाना को कौन गा रहा है? मोहन। काम को करने वाला कौन है? मोहन। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी नाम, ही, शी, इट, कोई नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले मोहन, और यहाँ पे वर्ब ढूंढिए। वर्ब कौन है? ये हमारा सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था। गाना गाता है, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम ये ढूंढ लिए। अब गाना क्या है? गाना गाता है। गाना गाता है, गाता वर्ब हुआ। गाना को क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं ना, सिंग कहते हैं। तो मोहन हम पहले लिखेंगे सिंग, मोहन सिंह। लेकिन आपको मैंने बताया कि वर्ब के साथ एस यस लगता है तब जब हमारा सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, हम लिखेंगे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। और ये हमारा सेंटेंस बना इस तरह से। मोहन सब्जेक्ट था, सिंग्स हमारा वर्ब था और सॉन्ग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बबीता फिजिक्स पढ़ती है। जैसे मैंने लिखा कि बबीता फिजिक्स पढ़ती है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सबसे पहले आप ये देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? बबीता है। ठीक है, बबीता हमारा सब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बबीता फिजिक्स पढ़ती है। ये हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना। और पढ़ना को क्या कहते हैं? स्टडी। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे बबीता स्टडी वर्ब होगा। लेकिन आप देखिए हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के रहने से मैंने बताया एस और यस का हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए स्टडी हम ना लिखकर हम लिखेंगे स्टडीज़। ठीक है, यस हमने लगा दिया। तो बबीता स्टडीज़
क्या पढ़ती है? फिजिक्स। तो हम लिखेंगे बबीता स्टडीज फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? बबीता स्टडीज फिजिक्स। ये हमारा सेंटेंस बना। ये तरीका है बनाने का। अब जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, समझिए ध्यान से। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए ये क्या है, उसका आदत को बताया जा रहा है। इस जो सेंटेंस है वो किसी का आदत को बता रहा है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी आदत के बारे में विशेषता बताया जा रहा है। तो चलिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ही खेलना। वर्ब क्या है? खेलता है, और खेलना को कहते हैं प्ले। लेकिन आपको देखना है सब्जेक्ट कहीं थर्ड पर्सन तो नहीं है, और अगर थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही। प्ले हमारा वर्ब होता है लेकिन सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ एस लग गया। ही प्लेज, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा ही प्लेज क्रिकेट। ओके, और सेंटेंस इज ही प्लेज क्रिकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस क्यों लगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया थर्ड पर्सन के लिए। अब हम एक एग्जांपल इन दोनों से लेके देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, ओके, मैं किताब पढ़ता हूं, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट कौन है? मैं। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा हूं? कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो ये जो है वो फर्स्ट पर्सन है। देखिए मैंने लिखा भी है फर्स्ट पर्सन, आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो ये जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसके लिए लिखेंगे आई। और यहाँ पे देखिए वर्ब लगता है, तो वर्ब के क्या है यहाँ पे? पढ़ना। पढ़ना को कहते हैं स्टडी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टडी, आई स्टडी। अब देखिए यहाँ पे स्टडी में एस या एस लगाने की कोई झमेला है ही नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। तो आई स्टडी क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ। आई स्टडी हम लिख लेते हैं बुक। ठीक है, आई स्टडी अ बुक। तो ये हमारा सेंटेंस बना। क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में माइंड में सेट कर लें। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस ले लिए, तुम अंग्रेजी सीखती हो, क्या बनेगा? तुमको क्या कहते हैं? यू। ओके, वेरी गुड। हमारा सब्जेक्ट है यू, और वर्ब क्या है? सीखना, और सीखना को क्या कहते हैं? लर्न। लर्न, तो ये लिख लेते हैं यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे लर्न के साथ एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब में कोई चेंजेस होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस लगता है। चलिए, तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य है, इन वाक्यों में आपने कहीं नहीं देखा, नहीं का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। इस सेंटेंसेस में कहीं भी मैंने ऐसा नहीं लिखा मोहन गाना नहीं गाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ नहीं, अगर नहीं है तो ये है सकारात्मक। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए ये हमारा रूल था। तो देखिए एक बार बता ही देता हूं कि एस और यस कहाँ लगता है, ठीक है, कहीं मैं भूल ना चाहूँ।